हेलो, मेरा नाम ओम जायसवाल है ना। मैं आपको एग्रीकल्चर का टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक। तो देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी एग्रीकल्चर का टर्मिनोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीएटी के लिए, और क्या बोलते हैं आपको आने वाले एग्रीकल्चर टीचर के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, विगलन है ना। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? विगलन। तो विगलन मतलब क्या होता है? जो अनमेच्योर जो फल और पत्ती होते हैं, ठीक, वो क्या होता है, पौधे से गिर जाते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? विगलन। ये विगलन जो होता है किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। और विगलन को रोकने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो NaA। ठीक, सिंथेटिक जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसी का उपयोग करते हैं। तो विगलन समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, दूसरा टर्मिनोलॉजी है अम्लीय मृदा। ठीक। तो अम्लीय मृदा हम किसको बोलेंगे? ऐसे मिट्टी जिसका पीएच 7 से क्या हो, मतलब 6.5 से कम हो, है ना, या जिसमें विशेष रूप से कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा बोलेंगे। उसके बाद क्या देखिए, एलिलोपैथी। ठीक, एलिलोपैथी पीएटी में कई बार पूछा जा चुका है ना। तो एलिलोपैथी का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई भी फसल, ठीक, या किसी फसल के द्वारा छोड़ा गया रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, हानिकारक इफेक्ट डालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी। ठीक। जैसे सनफ्लावर का एक प्लांट होता है, वो क्या होता है, आगामी जो भी फसल होता है उसके जर्मिनेशन को क्या करता है? रोकता है। ठीक। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर के पौधे से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो दूसरे पौधे के जर्मिनेशन को क्या करता है? अंकुरण को रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। ठीक, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी से कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा मृदा ही पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मृदा होता क्या है? जो भी नदियाँ या झरना होता है ना, तो इनके द्वारा जो पानी के द्वारा, है ना, गाद बहा कर लाया जाता है और एक किनारे पे क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक, जहाँ पर हम खेती करते हैं जो मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। ये जो जलोढ़ मृदा होती है ज़्यादातर गंगा नदी के बेसिन में या किनारे में पाया जाता है ना। और भारत में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है पूछेगा तो जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। ठीक। उसके बाद क्या देखिए, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर हम किसको बोलते हैं? ऐसे फल या ऐसे फल वृक्ष या ऐसे पौधे जिससे गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है ना, ऐसे वृक्षों को लगाना, ठीक, व्यावसायिक तौर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। ठीक। तो जो फल प्रदान करे या ऐसे फल से, ठीक, जिससे गोंद मिले, रेजिन मिले, है ना, इस प्रकार के पौधे को कॉमर्शियल रूप से लगाना क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। उसके बाद है देखिए, उपलब्ध जल। ठीक, उसके बाद क्या है? उपलब्ध जल। तो उपलब्ध जल किसको बोलते हैं? क्षेत्रधारिता या स्थायी मुरझान बिंदु समझते हैं आप लोग। ठीक, क्षेत्रधारिता किसको बोलते हैं और स्थायी मुरझान बिंदु किसको बोलते हैं, उसको समझोगे तो हम किसको समझ जाएंगे? उपलब्ध जल को। तो उपलब्ध जल किसको बोलते हैं? मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो क्षेत्रधारिता और स्थायी मुरझान बिंदु के मध्य उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? उपलब्ध जल कहलाता है। मतलब सपोज ऐसा मान लिए कोई पौधा है, ठीक, उसके जड़ क्षेत्र में जड़ के द्वारा जो पानी को रोका गया है, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे? उपलब्ध जल। ठीक। अगर वो जल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे चल दिया या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या बोलते हैं, पौधे द्वारा लॉसेस कर दिया गया, पौधा क्या हो गया? सूख गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुरझान बिंदु बोलते हैं। ठीक। तो पौधे के जड़ के द्वारा जितना पानी अवशोषित किया जा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपलब्ध जल बोलते हैं। ठीक, वो अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए या बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल सकते हो या उपापचय क्रिया के लिए जितना पानी अपने जड़ क्षेत्र में रखता है उसको हम क्या बोलेंगे? उपलब्ध जल। उसके बाद देखिए, जैविक उपज, बायोलॉजिकल यील्ड क्या होता है? तो कोई भी पौधा है, ठीक, उसके द्वारा उत्पादित शुष्क पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा संश्लेषित और श्वसन द्वारा पोषक तत्वों का प्रयोग करके उत्पादित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैविक उपज बोलते हैं। ठीक। तो किसी भी पौधे के द्वारा जो शुष्क पदार्थ प्रोडक्ट किया जा रहता है ना, ठीक, और ये प्रोडक्ट किसके द्वारा प्रदान, मतलब वो ये जो प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा लिया जा रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल यील्ड बोलेंगे।
उसके बाद क्या है देखिए, अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई मतलब ब्लाइंड होइंग, सब जानते हो। मतलब कोई भी फसल है मान लीजिए, ठीक, उसके अंकुरण से पहले, फसल के अंकुरण से पहले आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हो, ठीक है ना। अंकुरण से पहले क्या कर रहे हो, खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुड़ाई बोलते हैं, अंधी गुड़ाई, है ना, गुड़ाई या अंधी गुड़ाई बोलते हैं। समझ में आ गया, किस में होता है तो गन्ना में होता है, किस में होता है, गन्ने में, याद रखना इसको। उसके बाद देखिए, ब्रेक फसल नहीं, छिटकवा विधि। कौन सा विधि, छिटकवा विधि। जैसे धान में आप पढ़ते हो छिटकवा विधि, है ना। और क्या पढ़ते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई विधि, ठीक। और क्या पढ़ते हैं, SRI, है ना। और क्या पढ़ते हैं, डपोक मेथड, ठीक। तो ये सब उसी तरह एक क्या है, किसी भी फसल को बोने की एक विधि है, छिटकवा विधि, जिसमें हम क्या बोलते हैं, मैनुअल रूप से या किसी इंसान के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बीज को जुताई के पहले या जुताई के बाद भी बोल सकते हो, क्या करते हो, बीज को फैला देते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, या छिड़क देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, छिटकवा विधि। जैसे धान में छिटकवा विधि में बीज दर कितना होता है, तो 120 kg। रोपाई में कितना होता है, तो 40 से 45 kg, है ना। तो छिटकवा विधि में क्या होता है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है पर हेक्टेयर, ठीक। उसके बाद क्या है, C3 पौधा। कौन सा पौधा, C3 पौधा। तो ये C3 पौधा, C4 पौधा और कैम, तीन तीन टाइप के होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ठीक। तो C3 पौधा हम किसको बोलेंगे, जब कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा तो क्या करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, स्थिर करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और क्या बोलते हैं, 3 कार्बन युक्त क्या बनाता है प्रोडक्ट, क्या बनाता है, PGA। 3 कार्बन युक्त एक प्रोडक्ट बनाता है, PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, C3 पौधा। और बहुत सारे इसके कैरेक्टर है, जैसे C3 प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत C4 के। तो यहाँ पर 25 से 30 सेंटीग्रेड पौधे में, 25 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पौधे क्या कर लेते हैं, अपना प्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, C3 प्रकार के पौधे। तो C3 में क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जानना इसको, C3 का एग्जाम्पल कौन होता है, तो धान, गेहूँ, है ना, धान, गेहूँ और जितने भी आप जानते हो। C4 में 2-3 चीज़ को जानना, गन्ना, मक्का, चौलाई, उसको छोड़ के मैक्सिमम जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, C3 होते हैं, ठीक। उसके बाद है C4 पौधे। तो C4 पौधे हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनेगा। भोजन कैसे बनता है, तो CO2 को क्या करते हैं इन लोग, एब्जॉर्ब, स्थिर करके बनाते हैं, है ना। और अपना पहला प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, 4 कार्बन युक्त OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक। इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में, निम्न में कौन C3 प्लांट है, कौन C4 प्लांट है ना। तो C4 में आता है गन्ना, मक्का और ज्वार, इसको याद रखना, ठीक। और चौलाई भी आता है ना। और C4 के बारे में और क्या जानते हो, ये अपना उत्पादन देने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है, ठीक। और क्या जानते हो, इसमें क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है ना। उसके बाद देखिए, कैंप प्लांट तो सब जानते हो, उसको भी जान लीजिए। रेगिस्तान में, है ना, या जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे जो पौधे को उगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंप प्लांट, है ना। कैंप प्लांट में के बारे में और क्या जानते हो, जो कैंप प्लांट होते हैं सर्वाधिक देखिए हानि, पानी का हानि कहाँ से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो इस वाष्पोत्सर्जन से जो जल का हानि होता है उससे बचने के लिए क्या बोलते हैं, कैंप प्लांट जो होते हैं उनके पत्तियां जो होते हैं किस में रूपांतरित हो जाते हैं, या तो कांटों में हो जाएंगे या तो मांसलोद्भिद के रूप में, ठीक। जैसे आप देखे होंगे, कैक्टस को देखे होंगे, एलोवेरा को भी देखे होंगे, है ना। एक पाइनएप्पल होता है, इन लोग का पत्ती क्या होता है, एक तो गूदेदार होंगे, एक तो कटीले होंगे। क्योंकि पानी का सर्वाधिक हानि कहाँ से होता है, तो पौधे में जो क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, उसी से पानी का सर्वाधिक हानि होता है। तो इससे बचने के लिए ये पौधे क्या करते हैं, या तो कांटों में परिवर्तित हो जाएंगे या तो किसमें, मांसलोद्भिद में, मतलब पत्ती जो होते हैं गूदेदार ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो कैंप प्लांट के बारे में एग्जांपल जान लेना, कैक्टस होते हैं, एलोवेरा होते हैं, अपना पाइनएप्पल होता है ना। एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हम पाइनएप्पल को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, केसिका जल, कैपिलरी वाटर, किसको बोलते हैं, केसिका जल। केसिका का जल किसको बोलेंगे, देखो,
ऐसे देखिए, सबसे पहले तो पौधे जो होते हैं किस प्रकार के जल का उपयोग करते हैं पूछेगा तो केसकीय जल या कैपिलरी वाटर, ये क्वेश्चन होता है। और क्या होता है केसकीय जल? देखिए, पौधा जो है ना, तो पौधे के जड़ क्षेत्र से पानी जो होता है या तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे की ओर चल देगा, है ना, जो पौधा उस पानी का यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक, उसको हम केसकीय जल नहीं बोलेंगे। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पौधे के जड़ क्षेत्र में जो पानी रहेगा, ठीक, या जो रंध्रावकाश में पौधे के जड़ क्षेत्र के पास जो रंध्रावकाश पाया जाएगा, पोर स्पेस, वहाँ पे पानी रहता है, ठीक, जिसका उपयोग पौधा अपना जीवन यापन को चलाने के लिए करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केसकीय जल, ठीक। यही केसकीय जल होता है जो पौधे अपने वृद्धि और विकास के लिए क्या करता है? उपयोग करता है। बाकी जो वाटर होता है वो एक तो आर्द्रताग्राही वाटर होता है ना, एक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जल होता है। तो ये दोनों जल जो होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर जो होते हैं, ये पौधे यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ कैपिलरी वाटर को यूज़ कर पाते हैं। और क्या होता है? पौधे के जड़ क्षेत्र के पास जो रंध्रावकाश होता है, ठीक, वहीं पर जो पानी रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? केसकीय जल। इसी का उपयोग करके पौधा जो होता है अपना लाइफ साइकिल को चलाता है, वृद्धि करता है, विकास करता है है ना, ठीक। अब देखिए उसके बाद अनाज वाली फसल दिया है, कौन सा दिया है? अनाज वाली फसल। तो अनाज वाली फसल में देखिए, अनाज वाली फसल सब जानते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अनाज वाली फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक, और जितने भी अनाज वाले फसलें होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री, ठीक। उसके बाद क्या है? प्रमाणित बीज। क्या है? प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज किसको बोलते हैं? तो कोई भी एक संस्था के द्वारा या एजेंसी के द्वारा या कोई भी एक पंजीकृत उत्पादक होते हैं, किसान होते हैं, उनके द्वारा जो बीज को उत्पादन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाणित बीज, ठीक। या मूल बीज का संतान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रमाणित बीज को मूल बीज का संतान, जिसको स्पेशली कोई बीज उत्पादक रहेगा या कोई एजेंसी रहेगा, ठीक, या ऐसे किसान जो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, ठीक, इन लोगों के द्वारा जो उगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रमाणित बीज। उसके बाद क्या है? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल किसको बोलते हैं? जनरली हम क्ले सॉइल किसको बोलेंगे? चिकनी मिट्टी को। किसको बोलते हैं? चिकनी मिट्टी, ठीक। क्ले सॉइल में कण का आकार कितना होता है? क्वेश्चन बनता है तो 0.002 mm से क्या होता है? कम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्ले सॉइल बोलते हैं। या क्या बोल सकते हो? जिसमें क्ले कण की क्या बोलोगे? जिसमें कम से कम 30% क्ले के कण हो, है ना, या अब ज़्यादा क्या बोल सकते हो? 40%, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्ले सॉइल बोलेंगे, है ना। क्ले सॉइल हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी को बोलते हैं। और धान वान की खेती के लिए क्या होता है? क्ले सॉइल बेस्ट होता है। और क्ले सॉइल का क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षमता, ठीक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें रंध्रावकाश की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है और छोटे होते हैं। तो क्ले सॉइल के बारे में ज़रूर जानना, ठीक। और ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। और इसमें जो पोर स्पेस होता है, रंध्रावकाश, उसकी आकार क्या होता है? छोटा होता है। और संख्या में क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक। तो क्ले सॉइल हो गया। उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे उसके बाद? कंपेनियन क्रॉप, है ना। क्या दिया है? कंपेनियन क्रॉप। तो कंपेनियन क्रॉप किसको बोलते हैं? एक साथ उगाई जाने वाली दो फसलें, ठीक, जो क्या हो? सहवर्ती हो। कैसा हो? सहवर्ती, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन क्रॉप। मतलब ऐसा है, कोई आप पौधा उगाए हो, दो पौधे को एक साथ उगाए हो, ठीक, तो एक पौधा है दूसरे पौधे को क्या करेगा? उसके वृद्धि और विकास में क्या करेगा? उसको सहायक करेगा। मतलब कोई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सहवर्ती फसलें, कंपेनियन क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल बरसीम और जौ, ठीक। उसके बाद देखिए कवर क्रॉप। कई बार पूछा है कवर क्रॉप किसको बोलते हैं? आच्छादित फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आच्छादित फसल, ठीक। पीएटी तो बार बार पूछता है ना। ऐसे फसल जो भूमि को ढकने में, है ना, भूमि को क्या करता है? ढकता हो, मृदा क्षरण को रोकता हो, है ना, पोषक तत्वों की हानि को कम करता हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? आच्छादित या कवर क्रॉप। स्पेशली जो लेग्यूमिनेसी के कुल होते हैं या ऐसे पौधे जिसके पत्ती बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, है ना, तो इन लोग क्या करते हैं? पत्ती चौड़े होंगे तो इन लोग क्या करेंगे? मिट्टी को कवर करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ से इरोजन क्या होता है?
मतलब जो सॉइल इरोजन पढ़ते हो ना आप लोग, जल कटाव, सॉरी भूमि कटाव बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, भूमि कटाव। तो इससे क्या होता है, रुकता है। जैसे डायरेक्ट सॉइल पे पानी नहीं पड़ता, या हवा हवा के द्वारा जो इरोजन होता है वो भी डायरेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है, इरोजन में क्या होता है, कमी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप। ठीक, तो ऐसे फसल जो भूमि को पूरी तरह से ढक ले, ठीक, पूरी तरह से क्या कर ले, कवर कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, आच्छादित फसलें। जो मृदा कटाव को बचाए, मृदा कटाव होने से बचाए, ऐसे फसल को हम क्या बोलेंगे, कवर क्रॉप। पीएटी में कई बार पूछा है, निम्न में से कौन कवर क्रॉप है। तो इसका एग्जाम्पल जितना लेग्यूमिनेसी, मैक्सिमम लेग्यूमिनेसी वाले लोग आते हैं, चारे वाले फसल आते हैं, है ना। तो पीएटी में पूछा था क्या, उड़द को पूछा था। ठीक, निम्न में से कौन कवर क्रॉप है, तो उड़द। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे लोग आते हैं, और ग्रासेस जो भी घास वाले होते हैं उन लोग। उसके बाद देखिए क्या है, फसल चक्र। क्या है, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं, एक निश्चित भूभाग पर, है ना, क्या बोलोगे, एक निश्चित भूभाग पर फसलों को क्या करना, अदल बदल कर बोना, क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक, कैसे अदल बदल कर बोगे, एक बार आप क्या लगाए हो, अनाज वाली फसल लगाए हो, तो दूसरे सीजन में क्या लगाओगे, दलहन वाले लगाओगे। ठीक, इससे क्या होता है, जो मृदा की उर्वरता होती है ना, वो क्या रहती है, बैलेंस रहती है। मान लो आप कंटिन्यू अनाज वाली फसल लगाओगे, तो अनाज वाली फसल का इंपॉर्टेंस क्या है, नाइट्रोजन को ज़्यादा लेते हैं। तो आप बार बार अनाज वाली फसल लगाओगे तो आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। लेकिन आप अनाज वाले के बाद क्या लगा रहे हो, दलहन लगा रहे हो। तो दलहन का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, इसमें तो नाइट्रोजन अपने अपने को बाहर से देना नहीं पड़ता है ना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में। लेकिन ये क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, और आपके मृदा में क्या करते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह से पहले फसल में, अनाज वाली फसल में क्या हुआ था, नाइट्रोजन की लॉसेस हुआ था। सेकंड में क्या हो गया, जब आप दलहन लगाए तो अनाज की वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो गया, पूर्ति हो गया। ठीक, तो आपके मिट्टी की उर्वरता क्षमता को, उर्वरा शक्ति को ये क्या किया है, बनाए रखा है, मेंटेन करके रखा है ना। उसके बाद देखिए हम फसल किसको बोलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बनता है आपका, क्रॉप रोटेशन पढ़ोगे तो फसल क्या है। तो किसी भी फसल को, ठीक, समूह में क्या कर, किसमें, समूह में या समुदाय में, है ना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक मूल्य के लिए आप उगा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फसल। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 2-4 पौधे को लगा दोगे तो उसको फसल बोलोगे, एक निश्चित समुदाय में बोलोगे, है ना। क्यों, किस पर्पज से, तो आर्थिक दृष्टि से। ठीक, आर्थिक दृष्टि से अगर आप उसको उगा रहे हो, ठीक, या आर्थिक मूल्य के लिए उगा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। उसके बाद क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। तो फसल सघनता, जैसे छत्तीसगढ़ की फसल सघनता कितना है, क्वेश्चन पूछता है ना, 38%। तो फसल सघनता क्या होता है, फसल सघनता शब्द का तात्पर्य क्या होता है, एक वर्ष में आप कुल कृषि क्षेत्र के वास्तविक कृषि क्षेत्र के अनुपात से है। नहीं आ रहा है समझ में ना। मान लो सपोज ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास क्या बोलते हैं, 5 एकड़ का ज़मीन है। ठीक, कितने एकड़ का ज़मीन है, 5 एकड़ का। ठीक, 5 हेक्टेयर का, क्योंकि खेती वाले भूमि को हम हेक्टेयर में मापते हैं। तो 5 हेक्टेयर का खेत है आपके पास टोटल। तो क्या हो गया आपका, कुल कृषिगत क्षेत्र हो गया। ठीक, अपान बोया गया क्षेत्र। तो बोया गया क्षेत्र में क्या बोलोगे, मान लो आप खरीफ में 4 एकड़ में खेती कर दिए, रबी में 3 एकड़ में कर दिए, जायद में 2 एकड़ में कर दिए। तो 4, 3 और 2 कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक, 4/9 इंटू क्या करोगे, 100। तो जो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। समझ में आ गया। तो कुल क्या बोलोगे, आपके पास कितना कृषि भूमि है, आप उसमें कितना खेती किए हो। ठीक, दोनों के अनुपात को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फसल सघनता बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न समझते हो, बहुत सारे मेथड होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के, मोनोक्रॉपिंग, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, तो किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य फसल प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न अपनाई जाती है, मोनोक्रॉपिंग। धान 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 लगाते हैं हम लोग, है ना। कहीं पे अलग अलग तरीके से लगाते हैं,
तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न है, मोनोक्रॉपिंग। तो किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में, पारिस्थितिक क्षेत्र क्यों बोलते हो, क्योंकि आप क्लाइमेट के आधार पर ही या जलवायु के आधार पर ही आप क्या करते हो, फसलों को लगाते हो। अगर आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे से है तो आप क्या करोगे, एक साल में 2 से 3 फसल को उगाओगे, है ना, तो मल्टीपल क्रॉपिंग होगा वो।